हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और सोलर पावर स्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो सोलर पावर स्टेशन को चलाने के लिए जो सन की लाइट है, जिसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोलर रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं आपको। तो मैं आपको सबसे पहले सोलर रेडिएशन पढ़ाने वाला हूं और इस स्लाइड पे पहले पूरा ओवरव्यू दूंगा, पूरा सोलर पावर प्लांट का किस तरीके से पूरी यात्रा चलेगी, और एक एक करके एक एक लेक्चर में और हर कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चंस आते जाएंगे और बढ़िया तरीके से जितने भी एईजेई के कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सन है वो हमें क्या देता है? सोलर रेडिएशंस देता है। सोलर रेडिएशंस देता है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिटेड बाय सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और 15 मिलियन सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है सारा का सारा। और ये सोलर रेडिएशंस जो हमारे हैं वो ट्रेवल करते हैं और एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अर्थ तक पहुंचते हैं। एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अर्थ तक पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, लाइट और हीट के फॉर्म में जब ये पहुंचते हैं, उसके बाद ये लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय टू मेथड्स। नंबर वन, सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। भाई एक सोलर सेल लेके आ जाओ कि लाइट एनर्जी को लो, उसके ऊपर गिराओ और वहां पर वोल्टेज जो मिलता है, और उस वोल्टेज को जब हम लोड से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये बल्ब या लोड जो भी रहेगा वो जलने लग जाएगा। तो सोलर सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोलर सेल को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और ये पूरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट, जिसको एसपीवी बोलते हैं, वो बढ़िया तरीके से देखेंगे। दूसरा मेथड है कि सोलर थर्मल पावर प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन जनरेटर चलता है, वैसा के वैसा हम कुछ यहां पर करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट। सीएसपी, क्या बोलते हैं? सीएसपी। ये एसपीवी, ये सीएसपी। लाइट को पहले हीट में कन्वर्ट करेंगे, हीट से स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा कुछ हद तक जो कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन होता है उसका होता है। इस वजह से इसका नाम क्या है? सोलर थर्मल प्लांट। तो पूरा जो सोलर पावर प्लांट है, जिसके अंदर सबसे पहला रेडिएशन, जो कि जरूरी है भाई, क्योंकि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस का जो सोर्स है वो सारे के सारे क्या है? विंड, लाइट, यही है। तो सबसे पहले लाइट को समझना पड़ेगा, सोलर रेडिएशन को समझना पड़ेगा। तो सोलर रेडिएशन को अच्छे से समझेंगे, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे यहां से। उसके बाद हम इस सेकंड नंबर पे सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट को समझेंगे, थर्ड नंबर पे सोलर थर्मल प्लांट को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस क्या होते हैं? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिटेड बाय द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस occurring at its core, fusion of hydrogen into helium 15 मिलियन सेंटीग्रेड। दिस एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड रीचेस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। देखो सन के सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना, 5500 सेंटीग्रेड के बराबर लगभग लगभग कोर टेम्परेचर ज्यादा होता है। मीन सन अर्थ डिस्टेंस कितना होता है? मीन क्यों लगाया? देखिए, सन के अराउंड आपका अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है। तो जो डिस्टेंस सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से हम एक फिक्स डिस्टेंस नहीं ले सकते। कोई दो स्टेशनरी बॉडी होती तो फिक्स ले लेते, बट यहां पर क्या है? वेरी होते जा रहा है डिस्टेंस। इस वजह से एक मीन डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, मीन डिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि पड़ता है आपका 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 1.496 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर लिखा है, तो भाई 10 टू पावर 8 की जगह 10 टू पावर 6 को तो मिलियन बोल दो, 10 टू पावर 2 बचा, तो 10 टू पावर 2 मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा? 149.6, मतलब अप्रॉक्स 150 आ गया। 10 टू पावर 6 को मिलियन बोल दिया, बाकी किलोमीटर ही है। ये ऐसा इसलिए करते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? 150 अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू यूनिट। क्योंकि मान लीजिए हम सड़क पे चलते हैं, तो हम अगर हमारे दोस्त को बोलेंगे कितना दूर है, तो हम सेंटीमीटर में थोड़ी बोलेंगे। मैं आया बस 15,000 सेंटीमीटर दूर हूं। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली रोड्स के लिए किलोमीटर यूज करते हैं। जो रेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर, वहां क्या किलोमीटर बोलते हैं? नहीं किलोमीटर बोलते, वहां मीटर फेवरेबल है। ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो जब ट्रेवल करेंगे तो भाई किलोमीटर तो उनके लिए बहुत छोटा यूनिट है। इस वजह से वो क्या करते हैं? एक नई यूनिट बनाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यूनिट, जिसमें होता है आपका आपका इसको 150 मिलियन किलोमीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, कितना लग रहा है टाइम आपको अर्थ तक पहुंचने के लिए? 8 मिनट 20 सेकंड टाइम। ये सारे फैक्चुअल याद रखना। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पहुंचती है उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा। दो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर सोलर कांस्टेंट है क्या। पहले डेफिनेशन पढ़ो फिर समझाता हूं।
यहां पर बोला है द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सन रेज आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर एट द मीन सन डिस्टेंस। समझना, ये रही अर्थ, ये रहा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब बहुत सारी लेयर से बना हुआ, ट्रोपोज, बहुत सारी लेयर्स होती, साइंस की दुनिया में नहीं जाएंगे, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, होमोस्फेयर, है ना, ये आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती है। एटमॉस्फेयर के जस्ट बाहर, एटमॉस्फेयर के जस्ट बाहर जो कि 1 मीटर, 1 मीटर की लंबाई और 1 मीटर की चौड़ाई, मतलब क्या है, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर में परपेंडिकुलर, सन के परपेंडिकुलर रेज हो, वो कितना वॉट रिसीव कर रहा है ना, कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है, कितना पावर, टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब है कि यूनिट टाइम मल्टीप्लाई कर दो पावर में तो एनर्जी हो जाएगा। तो एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कितना, इस वाले जोन में इतने एरिया में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में परपेंडिकुलर जब रख रहे हैं रेस को, सन रेस को, तब कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है, इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है यूजुअली ये होती है 1367। अब ये वेरी करती रहती है, 1367 भी हो सकती है, 1388 भी हो सकती है, 1366 भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट। ये वेरी क्यों कर रही है सर? क्योंकि ये जो सन का मीन, सन का जो और अर्थ का जो मीन डिस्टेंस है, इसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अब देखो कैसे, सन है, ये इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, तो ये मान के चलो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 जनवरी को रहता है 147 मिलियन किलोमीटर, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 4 जुलाई को रहता है सन और अर्थ के बीच में 152 मिलियन किलोमीटर का। तो ये देखो हर एक पॉइंट पे, ये तो मैंने 2 पॉइंट बता दिया आपको, बाकी हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस थोड़ा बहुत वेरी करता रहेगा। इस वजह से डिस्टेंस फिक्स नहीं, इसकी वजह से हमने क्या लिया, 150 मिलियन किलोमीटर को हमने मीन डिस्टेंस ले लिया। क्या ले लिया? मीन डिस्टेंस ले लिया। स्टैंडर्डाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। चलो, तो अब देखो कभी कभी आपको ऐसा एग्जाम में कभी ऐसा आए कि 1367 अवेलेबल नहीं है, 1388 है, तो घबराना नहीं, उसके अप्रोक्स वाला आंसर लगा देना है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि प्लस माइनस 3.3% वेरी कर सकता है। अच्छा, इसके दूसरे यूनिट 1.94 यूनिट कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट के फॉर्म में हो, कैलोरी और मिनट और सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो 1.94 भी याद रखना। दूसरा, मेगाजूल और आवर्स के बीच में जब हो तो 4.87 भी याद रखना है। ये सब कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं दिखेंगे, तो ये भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बाकी मैंने बता दिया कि वेरी कितना कर रहा है। दूसरा, यहां पर देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मैक्सिमम इन जनवरी, मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं बोल रहे, एरर मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो जो जनवरी के टाइम पे जो आता है हमारा, जनवरी को बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। जब आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहां मैक्सिमम में मत जाना, मैक्सिमम मतलब एरर की बात हो रही है, तो जब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तब इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, और जब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं, जुलाई में जो आता है, अफेलियन। अफेलियन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल है आईएससी या फिर जीएससी सिंबल है। समझ में आया? तो ये कहानी थी पूरी सोलर कांस्टेंट की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो रेडिएशंस आते हैं, देखिए कि जो हमारा आपका जो रेडिएशन आ रहे हैं, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के एटमॉस्फेयर को चिरते हुए आएगा, चिरते हुए आएगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, ये है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वहां पे, इसके बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के बाहर। और जो अर्थ पे जब आ जाएगा तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल आपके रेडिएशंस। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब टेरेस्ट्रियल तक पहुंचेंगे तो बीच में कुछ कठिनाई आएगी, कुछ इफेक्ट आएंगे, उनको बोलते हैं, उन फेनोमेनन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब क्या होगा भाई? ओजोन जो होगा, ओजोन O3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। ये जो ओजोन होगा ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर वेपर और CO2 क्या करेगा? इंफ्रारेड IR, IR को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर ओजोन नहीं होगा ना तो सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, ये यूवी लाइट आने लग जाएगी। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ओजोन में होल है, इस वजह से वहां पे स्किन कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये गनीमत है कुदरत की कि हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत है इंटेंसिटी को, जो रेडिएशन आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर लिया। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे ओजोन ने यूवी, वाटर वेपर और CO2 ने IR को एब्जॉर्ब कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दूसरा, स्कैटरिंग। अब देखो स्कैटरिंग का मतलब है फैलाव, कि आपका जो है, जो रेडिएशन है वो सीधा सीधा ही नहीं आ रहा, फैलते हुए आ रहा है। अब फैलेगा कैसे? चीजों से टकराएगा। कौन कौन सी चीजों से टकरा सकता है? एयर मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, डस्ट से, एरोसोल्स, है ना। याद रखना एरोसोल्स का मतलब क्या है। ये होता है रेलिंग स्कैटरिंग। रेलिंग स्कैटरिंग का मतलब समझना,
आपका जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रेली स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा, ब्लू कलर का स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आसमान पूरा ब्लू दिखाई देता है हमें बिकॉज ऑफ, तो ये इफेक्ट फेनोमेनन याद रखना, रेले स्कैटरिंग की वजह से गिव्स स्काई इट्स ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है जिसकी वजह से आपकी जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा होती है। चलो उसके बाद रिफ्लेक्शन, कुछ वेवफॉर्म जो कुछ रेडिएशन होंगे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे बाय क्लाउड, एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस से क्या हो जाएंगे, और इस इफेक्ट को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को बोलते हैं अल्बेडो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अल्बेडो इफेक्ट। चलिए अब देखो यहां पर हमें पता था 1367 हमें मिल रही थी एटमॉस्फेयर की यहाँ पे, बट ये जब ये ट्रेवल करते करते कुछ रिफ्लेक्ट वगैरह हो गई तो यहाँ पर आते आते हमें 1000 वॉट ही मिलता है, 1000 वॉट पर मीटर ही मिलता है, जिसको हम आगे चल के क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। इसी को हमने बोल दिया स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन इरेडिएशन फॉर पीवी टेस्टिंग। तो जितने भी सोलर पावर प्लांट पढ़ेंगे वहां पर हमें स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन अगर लेनी पड़ेगी तो उसको लेंगे हम 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर को, क्योंकि ये अर्थ पे 1367 नहीं पहुंचती, अर्थ पे पहुंचते पहुंचते 1000 रह जाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं यहां पर कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। अब देखो ये जो स्कैटरिंग हो रहा है, कुछ लाइट डायरेक्ट आ रही है, कुछ थोड़ी सी इधर उधर डिफ्यूज होते हुए आ रही है, तो इनका क्लासिफिकेशन देखा, अभी फिगर भी बताऊंगा कि बीम या फिर डायरेक्ट, जिसको आईबी बोलते हैं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन रेडिएशन फ्रॉम सन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, नो स्कैटरिंग, कोई भी स्कैटरिंग नहीं है, हाईएस्ट इंटेंसिटी का रहता है, हाईएस्ट इंटेंसिटी का रहता है, सीधा डायरेक्ट मिल रहा है। मान लीजिए ये हमारा सोलर पैनल है, इस पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट या फिर बीम, स्ट्रेट लाइन रेडिएशन, अभी डायग्राम से भी समझाऊंगा। उसके बाद होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर, क्लाउड, डस्ट, इनकी वजह से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डाइवर्ट होते होते एटमॉस्फेयर के उसमें जो डस्ट या फिर आपकी क्लाउड है, डस्ट है, इनकी वजह से टकराते हुए आ रहा है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज। फिर होता है रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ रिफ्लेक्टेड मतलब कि वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, पहुंच नहीं रहा है, पहुंच के वापस अपने जो, मान लीजिए ये सोलर प्लांट, सोलर पैनल है, इस पे नहीं आ रहा, किसी और जगह से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रहा है ना, बीच में निकल जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड हुआ। तो इसको टोटल तीनों को जब मिला देंगे तो इसको बोलेंगे ग्लोबल। क्या बोलेंगे? ग्लोबल। अच्छा कभी कभी ये जो रिफ्लेक्टेड होता है इसको जीरो मान लेते हैं, कभी कभी जीरो मान लेते हैं, तो इन दोनों को मिला के भी हम ग्लोबल बोल देंगे, इनको दोनों को मिलाकर भी ग्लोबल बोल देंगे। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहां पर क्या दे रखा है एग्जाम टिप के लिए, कंप्लीटली ओवरकास्ट डे है, ओनली डिफ्यूजन रेडिएशन रीचेस द ग्राउंड। भाई डिफ्यूजन टकरा के आएगा, डायरेक्ट की तो बहुत संभावना कम रहती, क्योंकि डस्ट पार्टिकल, एयर मोलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे। तो नॉर्मल डे में ज्यादातर आपका जो परसेंटेज होता है डिफ्यूजन का सबसे ज्यादा होता है ना, यहाँ तो लिख दिया ओनली डिफ्यूजन रेडिएशन, है ना आइडियली, तो बाकी डिफ्यूजन का सबसे ज्यादा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो इस सन है, ये बीच में एटमॉस्फेयर है ना, बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, क्लाउड सब होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। तो सन से बिना इसमें कुछ भी डिले करे डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट, ये मान लीजिए सोलर पैनल देख लेते, कोई ऑब्जेक्ट देख लेते हैं ना, इसके ऊपर डायरेक्ट आ रही है, तो देखो ये बीम या डायरेक्ट रेडिएंट बता दिया मैंने। उसके बाद यहां पर एटमॉस्फेयर से टकराते हुए आ रही है, तो इसका मतलब है डिफ्यूजन, एटमॉस्फेयर इधर उधर इधर उधर टकराते हुए आ रही है, और फिर सरफेस पे आके वापस रिफ्लेक्ट, वापस चले जा रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वापस से चले जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। और तीनों को मिला देंगे तो पीवी पैनल के लिए रिसीव्ड ग्लोबल रेडिएशन क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के ग्लोबल बोल देंगे। अगर दो भी होंगे, ये दो भी होंगे, बीम और डिफ्यूजन, तो भी ग्लोबल में कंसिडर करेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो एक एंगल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल। मान लीजिए ये बॉडी है, आप खड़े हैं, भाई सूरज तो आपके जस्ट ऊपर दिन में एक ही बार आता है, फिर तो इधर जाता है इधर जाता है, तो एंगल होता है। मान लीजिए आप खड़े हैं यहां से, सन इधर है, तो यहां से लगा के आपके बीच का एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से अलग एंगल होगा, यहां से आपकी बॉडी से और सन का रेस का जो एंगल है वो अलग होगा, तो उनको डिफाइन किया हमने। डिफाइन कैसे किया, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आप हो ऑब्जेक्ट हो, ये क्या है ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये सन है, तो सन से लगाकर यहां तक का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन से सन रेस का जो एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना आपके सर के ऊपर, इसको बोलते हैं जेनिथ। क्या बोलते हैं? जेनिथ, जेनिथ। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सिस से जो सूरज का है उसको बोलते हैं थीटा जेड, जेनिथ एंगल। क्या बोलते हैं? जेनिथ एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं जेनिथ एंगल जो होगा ओवरऑल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये याद रखना काम आएगा। तो जेनिथ एंगल
और ये अल्फा एंगल कौन सा, सोलर देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बाकी मैं एंगल और अच्छे डिटेल में बताऊंगा आपको। सोलर एल्टीट्यूड एंगल, एंगल बिटवीन सनराइज एंड हॉरिजॉन्टल जेनिथ एंगल, सारे एंगल अलग से मैं डिफाइन करूंगा, है ना, सारे एंगल अभी यहाँ पे मत पढ़ना, मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा सारे एंगल, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैं अलग से भी टेबल बना दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने फिगर के साथ में लिख दिए, बट अपन ने अलग से लिखे हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, इसको अभी यहाँ पे रीड मत करो, आगे बताता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये मैंने एंगल लिख रखे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है हमारा जेनिथ एंगल, ध्यान रखना जेनिथ एंगल, जेनिथ एंगल थीटा जेड 90 माइनस अल्फा, अल्फा है सोलर एल्टीट्यूड, एंगल बिटवीन सनरेज एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एंगल है, देखिए ये क्या होता है डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, समझना ध्यान से। ये हमारा सन है ना, बता देता हूँ सन, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ बड़ा बना दिया हालांकि अपन ने। चलो ये इक्वेटर है, ये क्या है इक्वेटर, क्या है इक्वेटर, सेंटर लाइन को क्या बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और मान लीजिए अभी जो सन है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से हम देखेंगे कि भाई जो आपकी जो सनराइज आ रही है इस तरीके से, और ये हमारा एक वर्टिकली एक्सिस डाल दिया हमने, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एक्सिस का जो एंगल है, हालांकि वो इक्वेटर से एंगल मानते हैं सनराइज का, सनराइज ऐसे आता है, ये एंगल वेरी करता है। तो अभी मान लीजिए 23 पॉइंट कितना है 23.4 डिग्री रहता है, ये 23.45 डिग्री, ठीक है, वेरी करता है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो सिर्फ रोटेट नहीं कर, रिवॉल्व एंड स्पिन दोनों होती है ना, हम साइंस में नहीं जा रहे, अभी सिंपल ये समझो, बाकी तो वो सब कर्क रेखा मकर रेखा वो सब बताने पाएंगे तो अपन साइंस में चले जाएंगे, उतना नहीं जाना है। आपको सिंपल ये समझना है कि जो आपके अर्थ का रोटेशन और सन जो देख रहा है, इसी की वजह से देखो सर्दियों में और गर्मियों में क्या है भाई, नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में चले जाता है ना, वो सारा फेनोमेनन है। तो यहां पर ये जो एंगल है ये है डेल एंगल, क्या है ये डेल एंगल, ठीक है, डिक्लिनेशन एंगल, एंगल बिटवीन सनरेज एंड इक्वेटोरियल प्लेन, जो कि वेरी करता है +23 से -23 के बीच में, ठीक है। चलो बाकी देखो आप ये बीटा याद रख सकते हो, टिल्ट या फिर स्लोप, जो भी हमारा रिफ्लेक्टर लगाएंगे सोलर पैनल वगैरह जो भी लगाएंगे तो उसको एंगल वगैरह सेट करने के लिए हम यूज करते हैं टिल्ट या फिर स्लोप, एंगल बिटवीन कलेक्टर सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बाकी बहुत सारे देखिए, आर एंगल इंपॉर्टेंट है, ओमेगा आर एंगल का मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन ड्यू टू अर्थ रोटेशन 15 डिग्री पर आर, 15 डिग्री पर आर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हर एक घंटे में, ठीक है। चलिए बाकी तो लेटीट्यूड एल्टीट्यूड ये सब तो आपको पता ही है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखो, 21 जून ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है समर सोलिस्टाइस होता है, इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट डे रहेगा, लॉन्गेस्ट डे रहेगा, ये विंटर रहेगा 22 दिसंबर को, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डे रहेगा जब एंगल -23 और +23 होगा 20 जून, ये एग्जाम में आता है। ये होता है इक्विनॉक्सिस, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन डेल एंगल जीरो का मतलब क्या है कि इक्वल आवर्स के आपके इक्वल दिन और इक्वल रात, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जो दिन और रात होगी वो बराबर घंटे की होगी, बराबर होगी, किन दो दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी इंफॉर्मेशन थी फैक्चुअल, जो कि हमें रेडिएशन सोलर रेडिएशन से जरूरी थी, बाकी हम साइंस में नहीं जा रहे हैं, साइंस में जाएंगे तो एक ही टॉपिक बहुत लंबा टाइम ले लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर मास बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सोलर पावर प्लांट वगैरह पढ़ेंगे ना, एयर मास क्या होता है। देखो एयर मास को सिंपल ये समझो, एम को करते हैं 1/cos थीटा जेड, थीटा जेड मतलब जेनिथ एंगल, जेनिथ एंगल का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड एटमॉस्फेयर जब स्पेस की बात करेंगे तो एम तो क्या है एयर मास जीरो हो जाएगा। जब सन डायरेक्टली ओवरहेड रहे सन, तो आप देखो डायरेक्टली ओवरहेड रहेगा सन, इसका मतलब सन यहीं पे आ गया ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अल्फा एंगल कितना हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल कितना हो गया 90, तो थीटा जेड कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया अल्फा 90, ये भी 90 जीरो, तो ये कितना हो गया जेनिथ एंगल कितना हो गया जीरो, कॉस जीरो कितना होगा 1, 1/1 1 1 आ गया। बट हमेशा क्या रहता है नहीं, तो देखो यहां पर स्टैंडर्ड हमने एक एंगल माना है, स्टैंडर्ड एंगल माना है किसके लिए, पीवी के लिए, पीवी टेस्टिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, उसका मतलब क्या है कि 48.2 डिग्री को हमने स्टैंडर्डाइजेशन लिया, जिसकी वजह से एयर मास जो होता है 1.5 डिग्री पे लिया हुआ है। क्लियर है, सन आपका ऐसे 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 दिखता है ना आपको, एक्चुअल में अर्थ रोटेट हो रही है, बट हम जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सन इधर से उग रहा है उधर से ढल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बट सन कहीं नहीं जा रहा, सन वहीं है, अर्थ इधर उधर हो रही है, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला काम का है, सारी चीजें काम की, सारा डेटा काम का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, याद रखने का तरीका, पायरेनोमीटर,
पायरोनोमीटर से ग्लोबल रेडिएशन हम लोग मेजर करते हैं, जिसमें बीम प्लस डिफ्यूजन, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी आ जाएगा, अदरवाइज बीम प्लस डिफ्यूजन तो रहेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। प्रिंसिपल थर्मोपाइल या फिर फोटोवोल्टेइक सेंसर अंडर अ ग्लास डोम। दूसरा है पायरे हेलियोनोमीटर, है ना। देखो दोनों एक जैसा दिखता है, बट यहाँ पे क्या आ गया, आर के बाद एच आ गया है, तो यहाँ पर पायरे हेलियोमीटर, इसको बीम या फिर डायरेक्ट और बीम के लिए ही यूज होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सन ट्रैकिंग माउंट नेरो फील्ड ऑफ व्यू। फिर सनशाइन रिकॉर्डर क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर्स, इंटेंसिटी मेजर नहीं करता है, सिर्फ आवर्स को, ब्राइट आवर्स को ही मेजर करता है। इसका कम, ये कैंपेल स्टॉक्स इसका एक शॉर्ट वर्जन है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास स्फीयर बर्न्स ट्रेस ऑन ग्रेजुएटेड कार्ड, है ना। ये लंबा चौड़ा नाम याद रख लेना आप, थोड़ा सा कभी ऑप्शन में देख के समझ जाओगे, बिल्कुल मेमोरी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन में आएगा, थोड़ा बहुत देखा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको टिक लगाते आ जाएगा, टेंशन मत लेना सॉरी सब चीजें रटनी पड़ेगी, नहीं, ऑप्शन देख के समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये सोलरीमीटर, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी जनरली हम लोग मेजर करते हैं, थर्मोपाइल या फिर फोटोडायोड्स होता है। एबेडोमीटर, एल्बेडोमीटर रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को मेजर करता है। अच्छा, इसको एक चीज बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग पायरेनोमीटर, डाउनवर्ड फेसिंग पायरेनोमीटर इसका प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं इंसोलेशन इन पीक सन आवर्स की बात करते हैं। पीक सन आवर्स, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इंसोलेशन का मतलब है टोटल सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया ओवर टाइम। ओवर टाइम कौन सा भाई, कोई सा भी टाइम हो सकता है, अगर डे का होगा तो इसको बोल देंगे डेली इंसोलेशन। इंसोल्यूशन कि टोटल सोलर एनर्जी आपकी पर यूनिट एरिया में ओवर द, अगर एक दिन का बोल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डेली इंसोलेशन हो जाएगा, डेली इंसोलेशन। इसकी यूनिट काय में आएगी, किलोवाट आवर, मतलब 1000 वॉट आर एनर्जी को, 1000 वॉट एनर्जी को मीटर स्क्वायर में एक दिन के लिए मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेली इंसोलेशन। अब देखो यहां पर ये जो पीक सन आर है, पीक सन आर क्या होता है समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो दिन और रात अगर हम ले लें थोड़ी देर के लिए, तो ये कर्व आपका सूरज उगा उगा, फिर दिन चढ़ा दिन चढ़ा दिन चढ़ा, और फिर वापस सूरज ढल गया, है ना। और ये हम मान के चलो कि ये हमारा हो गया किलोवाट आर थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी एनर्जी सन की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होते हुए ढल जाएगी। तो हम ये मान के चलें कि भाई ये इतने एरिया में, थोड़ी देर के लिए इतने एरिया में हमारा पीक सन आ रहे थे, सन की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कुछ इस ड्यूरेशन में है ना। तो हमने क्या किया कि एक यूनिट डिफाइन कर ली। क्या यूनिट डिफाइन कर ली हमने कि पीएसएच को मेजर करने के लिए क्या हुआ कि भाई कितने किलोवाट आवर पर मीटर हमें मिल रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, 1000, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप देखो मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलो ये 1000 और किलो कैंसिल हो जाएगा, वॉट वॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आवर्स बचेगा, आवर्स बचेगा। तो ये क्या है, आवर्स पर डे ड्यूरिंग विच इरेडियंस एवरेज, मतलब 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी का कितने घंटे के लिए सन मिल रहा है आपको, उसको बोलते हैं हमारा पीक सन आवर्स। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं पीक सन आवर्स, तो ये 4 to 7 आवर्स हमें मिलता है, डिपेंड करेगा, है ना। पीक सन आवर्स कितने मिलते हैं, 4 to 7 आवर्स। तो इस वजह से जो इंडियाज एवरेज इंसोलेशन है, देखो इंसोलेशन और पीक सन आवर्स थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, अगर उसको दिन के लिए डेली इंसोलेशन को भी वही बोल रहे हैं, है ना। तो ये इतने इंटेंसिटी का कितने घंटे के लिए मिल रहा है, 1000 इंटेंसिटी का, 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी का कितनी देर के लिए हमें मिल रहा है, अगर 4 से 5 घंटे के लिए मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे 4 to 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर किलो पर डे, विथ 250 से 300 क्लियर सनी डेज मिलते हैं एक साल में। भाई 250 से 300 क्लियर डेज होते हैं इंडिया में, ज्यादातर एवरेज ले लिया, बाकी अपन ने, है ना, कभी नहीं तो कहीं ज्यादा ठंडी कहीं ज्यादा बारिश, तो अपन ने एक एवरेज ले लिया है, तो ये ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बताया पीक सन आवर्स का मतलब क्या। हाईएस्ट सोलर रेडिएशंस स्टेट कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें ज्यादातर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सनी डेज ज्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली। क्लियर है, यहाँ पे बारिश हो ठंड हो वहां पर भी सूरज अच्छे से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलर रेडिएशंस रिसीव्ड।
कौन कौन से फैक्टर भाई सोलर रेडिएशन जो रिसीव हो रहा है उसमें कौन कौन सा फैक्टर है? लेटीट्यूड है, लोकेशन का, एल्टीट्यूड का है, सीजनल का है, ठंडी गर्मी है, टाइम ऑफ डे है, भाई सोलर मतलब गर्मी चल रही ठंडी चल, बहुत सारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्लाउड है, डस्ट है, ह्यूमिडिटी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओरिएंटेशन, टिल्टेड क्या है, कलेक्टिंग सरफेस का एंगल कैसा है, उसके हिसाब से वेरी करेगा। कभी कभी पूछता हूं कि भाई ईस्ट किधर है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं जिधर सन उगता है। अरे सन जो है वो तो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, मतलब सन फिक्स है, जनरल बोलचाल की भाषा में बात कर रहा हूँ कि सन आप देखोगे गर्मियों में किधर से आपको राइज होते हुए दिखेगा, ठंडियों में अलग, तो बदलता रहता है उसका डायरेक्शन। तो ईस्ट अगर कोई पूछे तो कंपास लेके बताना है आपको, ठीक है। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन आवर्स कितने हैं, तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट मतलब करेंगे आपके रेडिएशंस को रिसीव करने के लिए। सबको हम देखते हुए ही सोलर पैनल लगाते हैं। जैसे हम विंड पावर प्लांट कहाँ लगाएंगे, जहां हवा चलेगी, भाई हवा ही नहीं चलेगी तो कैसे करोगे, तो उसको मेजर करने के तरीके हैं। ऐसे ही सनलाइट अच्छे से रेडिएशन मिलेंगे, उनको कौन कौन से फैक्टर रेडिएशन को रिसीव करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, तभी हम सोलर पावर प्लांट लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। नेक्स्ट हम देखें, देखो ये इंपॉर्टेंट एंगल मैंने यहाँ पे बना दिए बढ़िया तरीके से। ये ग्लोबल रेडिएशन ऑन सरफेस, देखो तीनों का मिला दिए तो ग्लोबल रेडिएशन एम, इंपॉर्टेंट एयर मास है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम के लिए। जेनिथ एंगल ये डेल 23.45, बाकी तो अपन कैलकुलेट, डिक्लिनेशन एंगल होता है ये, है ना। ओमेगा कितना 15 डिग्री पर आवर, आर्स एंगल होता है ये। और ये हमारा फोटो एनर्जी, फोटोन्स के फॉर्म में एनर्जी होगी E इक्वल टू hv/c, है ना, लेमडा, है ना, प्लैंक कांस्टेंट h होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पे रेडिएशन टाइप यूज्ड फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। इन रेडिएशंस को जो यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी कौन सी है, सोलर पीवी पैनल, है ना। तो यहाँ पर ऑल कंपाउंड ग्लोबल बेस्ट विथ डायरेक्ट और बीम के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर इसमें ओनली बीम और डायरेक्ट के ही लिए यूज करेंगे। फ्लैट प्लेट कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर वाटर हीटर में यूज करते हैं अपन, तो बोथ बीम एंड डिफ्यूजन यूज करते हैं। तो यूज कौन कौन से में, कौन कौन से एप्लीकेशन में कौन कौन से रेडिएशन का टाइप यूज हो रहा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरा समरी। सबसे पहले सोलर कांस्टेंट पता होना चाहिए बढ़िया से, मेमोरी दिस वैल्यू वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एमसीक्यू। सोलर रेडिएशन रीचेस अर्थ, है ना, नो मीडियम। पायरेनोमीटर ग्लोबल रेडिएशन, और ये हेलियोमीटर डायरेक्ट या फिर बीम के लिए यूज होता है, कॉमनली कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, ध्यान रखना। सनशाइन रिकॉर्डर मेजर्स ड्यूरेशन नॉट इंटेंसिटी, ऑन ओवरकास्ट डे ओनली डिफ्यूजन रेडिएशन रीचेस, है ना, ओवरकास्ट डे में। AM 1.5 इज द स्टैंडर्ड मास फॉर टेस्टिंग पीवी मॉड्यूल्स। डिक्लिनेशन एंगल कैसे वेरी करता है, ऑप्टिकल फिक्स पैनल टिल्ट कितना होता है, लेटीट्यूड वो तो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। CSP है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट यूजेस ओनली बीम रेडिएशन, फ्लैट प्लेट कैन यूज बीम प्लस डिफ्यूजन, ऑलरेडी बता चुका, समरी लिखी है। इंडिया हाई सोलर इंसोलेशन जोन 4 to 7, ये ध्यान रखना है। 1 पीक सन आवर्स इक्वल टू 1000 वाट पर स्क्वायर फॉर 1 आवर्स, है ना, वो मैंने आपको पीक आवर्स वाली जो डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से, और इतनी एनर्जी अपन लेते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो आपका रेडिएशन वाला टॉपिक है पूरा फिनिश कर दिया है। बढ़िया तरीके से हमने सोलर रेडिएशन पे देखा। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, इन सब के ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों तक बढ़िया बढ़िया तरीके से कंटेंट लाऊं जो कि ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता तो नेटवर्क कंट्रोल इन सबसे भी स्टार्ट कर सकता था, मशीन से स्टार्ट कर सकता था, ऑलरेडी जी सेंट्रिक एक यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पे सारा चीज रखा हुआ है। बट फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ पर वो चीज पढ़ाई जाए जो पहले ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है और एग्जाम में आजकल रिसेंटली पूछी जा रही है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम रेडिएशंस के ऊपर एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।